कुछ रिश्ते जो हम बनाते हैं, कुछ रिश्ते जो हम ऊपर से खैरात में लेकर आते हैं। अपने बनाए रिश्तों को तो हम अपने हिसाब से जोड़ तोड़ गुणा भाग लगाकर कम ज्यादा भी कर लेते, लेकिन वो रिश्ते लेकर कहाँ जाए जो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जुनेजा का घर भी कुछ ऐसे ही रिश्तों की जीती जागती मिसाल है। इनके यहाँ हर रोज होने वाली चिल पो का आनंद इनके पड़ोसी भी लेते हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे संग और आज का आनंद आप भी लीजिए। देखो, हमने भाभी आपको कल ही कह दिया था कि कल हम कपड़े धोएंगे तो कल छत खाली रखना, लेकिन देखो आपने आज सुबह 9 बजे से ही पूरी छत भर दी। अब हम क्या कहें, ये रोज रोज की एक ही बात कहना मेरे बस की ना है। तो तुम थोड़ा चुप ही रहा करो मीनू, वही बढ़िया रहेगा। अब अपने आप पर आई तो बुरा लगने लगा। और कल मेरा रानू पूरे 15 मिनट दरवाजे पर खड़ा रहा। क्या मजाल कि किसी ने दरवाजा खोला हो। अरे हम ऊपर रहते हैं, ये तुम्हें पता नहीं है क्या? अगर जरा दरवाजा खोल दोगे तो घिस नहीं जाओगे तुम लोग? अच्छा, तो मतलब हम नीचे रहते हैं तो दरबान बन जाए क्या? अरे सीधी सी बात है भाभी, जाने आने का टाइम होता है। आप खुद देखो 11 बज रहे थे, ये कोई वक्त है घर आने का? हमारे मोनो को परमिशन नहीं है 9 बजे के बाद कहीं बाहर जाने का। जैसे तुम्हारे यहाँ तो सब 8 बजे सो जाते हैं ना। और मोनो की परमिशन की तो बात ही ना करो, हमारा मुंह बंद है, बस बंद रहने दो। अरे मीनू, ऊपर कपड़े डालने गई हो तो सुखाकर प्रेस करके नीचे उतरोगी क्या? 1 घंटे से ज्यादा हो गया बहस सुनते हुए। अब जब सामने वाले को नहीं समझना तो वो नहीं समझेगा। हाँ भैया, ये तो आपने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया। अपनी बीवी की कभी कोई गलती देखी नहीं जाती, हमें समझाओगे आप? भाभी देखो, ऐसे आदमियों के मुंह लगना अच्छी बात नहीं होती है। अभी गुस्से में कहीं मुंह से कुछ निकल गया तो? हाँ ठीक है। किस सोच में पड़ गए आप? अरे ये तो इनकी यहाँ की रोज की हल्की फुल्की मिट्टी खट्टी प्यारी न्यारी सी नोक-झोंक है। इसकी आगे क्या होगा इसका नजारा भी आपको दिखा देते हैं। प्रिया बेटा, दरवाजा लगा लो, हम अभी जा रहे हैं, जरा मंदिर दिया लगाएं। शाम हो गई है, समय ठीक नहीं है, हम ही को ध्यान रखना है। ऊपर वालों के लिए तो ये धर्मशाला है, जो आए और खोल के चल दिए। अरे ये तक नहीं जानते कि गेट हल्का सा फेर भी दे, कभी कुत्ता कभी गाय अंदर घुसे चले आ रहे, सब गंदगी कर जाए, है ना? नौकरानी करेगी साफ। मम्मी अब जाओ ना, आपको देर हो रही ना। ताई जी अभी अंदर होंगी, वो नहीं सुन रही होगी आपकी बात। अच्छा ऐसा है क्या? तो बीना मेरी एकदम समझदार बेटी है। हाँ, दिया लगाने मंदिर ही जाना ठीक है। ज्यादा ना बोल। इतना बोलकर मीनू जी अपना दिया लेकर निकल जाती हैं, लेकिन अब वो दिया मंदिर के बजाय कहाँ लगना था वो आप भी देख लीजिए। उधर ऊपर रिया अपनी चाची की बातों को सुनने के बाद, एक चाची भी क्या तिल का तार राई का पहाड़ बनाती है, एकदम टेप रिकॉर्डर जैसे चालू हो जाती है, फिर बंद होने का नाम ही नहीं लेती। अरे तेरी चाची को बस मैं ही झेल सकती हूँ, कोई और होती ना तो कब की भाग गई होती। अब मीनू जी दिया लगाने के बजाय पहले अपनी ननद मीरा जी के घर जाती हैं, जहाँ पहले से उनकी पड़ोसन कमला बैठी होती है। अब आप ही बताओ जीजी, क्या ये ठीक बात है कि जब पहले कह दिया था कि छत खाली रखना तो क्या भाभी को नहीं समझना चाहिए था? लेकिन नहीं, वो नहीं सुनेगी, मतलब नहीं सुनेगी, फिर चाहे ब्रह्मा जी ही क्यों ना उतर आए। मीनू तुम सही कह रही हो। अरे क्या कह रही हो जीजी? आप तो खुलकर बोलो अगर हम कुछ गलत कह रहे हो तो। बताओ। अच्छा कमला जीजी, मैं गलत कह रही हूँ तो आप मेरे मुंह पे कह देना, हमें बुरा नहीं लगेगा। नहीं, तुम क्या कभी गलत कह सकती हो? हाँ, ये तो सीधे हरिश्चंद्र के खानदान से है ना, क्यों कभी गलत कहेंगी? इतना कहते हुए सीमा जी चप्पल उतार कर अंदर आती हैं। देखो भाभी, ये खानदान पर मत जाया करो, आपका आदर करते हैं इसीलिए कुछ नहीं कहते। ओह भैया, ऐसा आदर तुम्हें ही मुबारक हो। और क्या चप्पल लेकर दौड़ोगे पीछे, तब बेइज्जती मानी जाएगी? कमला जी, हम आपको बताएं, जब मेरा रानू छोटा था ना, कभी नीचे कुछ गिरा भी देता था तो क्या मजाल कभी इन्होंने उठा दिया हो, बल्कि ये चिल्लाती थी। और तो और हम इनके लिए छत क्यों खाली रखे? आप तो न्याय की बात करना कमला जी। देख रही हो जीजी, कहाँ से गड़े मुर्दे उठाकर लाती है हमारी प्यारी जेठानी जी। मतलब इनका रानू कब छोटा था, कौन से जमाने की बात करती है जीजी है? कमला जी दोनों के झगड़े सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी और उन्हें देखकर मीरा जी शर्म के मारे पानी पानी हुई जा रही थी। तभी मीरा जी के पति मनोज जी अपनी दुकान बढ़ाकर घर आते हैं। अब मीरा जी मनोज जी की तनी हुई भौएं देखकर समझ जाती है कि अब इन दोनों को यहाँ से भेजने का समय आ गया है। हाँ, सही है, सही कह रही हो आप। अच्छा जीजी, अब आप ही भाभी की साइड ले रही हो, ठीक है? अब हम छोटे हैं तो हमें ही हमेशा दबाया जाएगा। अच्छा, तुम्हें दबाया जा रहा है?
अच्छा मीनू और सीमा सुनो जरा, मैं कल वहीं आती हूँ तब बैठकर बातें करते हैं। अभी जरा बिट्टू के पापा दुकान से आए हैं ना, तो उन्हें चाय पानी का पूछ लूं। हाँ जी जी मैं तो चली। अरे ये तो मीनू है, रोज रोज चली आती है। अच्छा, तभी आप उस दिन सब्जी लाने का क्या कर यहाँ बैठी मिली थी? और तुम तो आज मंदिर दिया लगाने गई थी ना। मीरा जी। मनोज जी की तेज आवाज सुनकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और तुरंत अपनी चप्पल पहनकर अपने घर का रास्ता नापती है। उधर मीरा जी रसोई में खड़े खड़े चाय बना रही थी और शर्म के मारे जमीन में गड़ी जा रही थी। मीरा जी। जिलाई बस आ रही हूँ। मीरा जी फटाफट से चाय और रस्क लेकर अपने पति के पास पहुंचती है। अरे मीरा जी, इतनी भी जल्दी नहीं थी, आप आराम से बैठिए। चाय का क्या है, 10 मिनट बाद बन जाती। नहीं जी, बस बन गई, लीजिए ना। क्या चाय बनाती है मीरा जी, आपके हाथ की चाय का जवाब नहीं है। अपने पति के मुंह से ये सुनकर मीरा जी इमोशनल हो जाती हैं। न जाने कौन से पुण्य किए होंगे मैंने जो आपको अपने पति के रूप में पाया। मेरे माँ बाप तो स्वर्ग लोक चले गए, लेकिन आपके रूप में उनका अनमोल तोहफा मेरे पास आजीवन रहेगा। क्या बात है मीरा जी, आज तो आप बड़ी सेंटिमेंटल हो रही है। वैसे क्या कह रही थी आपकी भाभिया? अरे उनका तो अखंड पुराण आपको पता ही है। जब आज तक खत्म नहीं हुआ तब क्या ही खत्म होगा। आज कमला भाभी के सामने भी इन दोनों ने मेरी इज्जत पानी में मिला दी। बाकी सब तो जानते ही थे, रही से ही कसर और पूरी कर दी। क्या बात कही है। अच्छा सुनो, वो बिट्टू के ससुराल वाले कल आएंगे, आज उसके ससुर साहब का फोन आया था। अच्छा जी, अचानक? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है मीरा जी, वो शादी में होने वाले लेन देन की बात जरा सामने बैठकर करना चाह रहे थे, तो आप मुझे कल सुबह ही बता देना क्या क्या सामान की जरूरत रहेगी। ठीक है जी, मैं बता दूंगी आपको। अगले दिन मीरा जी अपने बेटे के ससुराल से आने वाले मेहमानों की तैयारी में लग जाती हैं। लो जी, बन गया बढ़िया पनीर लबाबदार और ये रहा रायता। अरे राम, मैं कस्टर्ड में डालने के लिए फ्रूट्स तो इनसे कहना ही भूल गई। अब कहूंगी तो फिर इनको लाने में लेट हो जाएगा। एक काम करती हूँ, जल्दी से रानू को फोन करके कह देती हूँ, वो लेता आएगा। मीरा जी अपने भतीजे रानू को फोन घुमाती हैं। प्रणाम बुआ जी, कैसे याद किया? अरे रानू बेटा, जरा कुछ फ्रूट्स की अर्जेंट जरूरत है, मुझे जल्दी से लाकर दे जाओ ना। ठीक है बुआ जी, अभी आते हैं। थोड़ी देर में रानू फ्रूट्स लेकर मीरा जी के घर पहुंचता है। थैंक यू रानू, लो बैठो, ये आइसक्रीम खा लो। अरे नहीं नहीं बुआ जी, बस चलते हैं, दुकान पर अभी बहुत काम है। अरे थोड़ा खा लो ना। तभी उसी गली से मोनू यानी कि रानू के चाचा का बेटा भी गुजरता है। अच्छा, मतलब रानू भैया की स्कूटी यहाँ खड़ी है, मतलब नंबर बनाया जा रहा है बुआ जी के पास। और बताओ रानू, सब ठीक है ना? दुकान ठीक चल रही है ना? ठीक है दुकान तो बुआ जी, लेकिन चाचा जी ने जैसे ही कोई ग्राहक देखा तुरंत इशारा करके अपने दुकान पर बुला लेते। अब बताओ, ये ठीक लगता है क्या? अच्छा, तो आप यहाँ चले आए, बुआ जी के कान भरने बड़े भैया। अरे इतनी दुकान की फिक्र है तो जाइए ना, जाकर दुकान चलाइए। लेकिन नहीं, मैं बुआ जी का ही काम करने आया था, अब तुमसे तो उन्हें कोई उम्मीद है नहीं। अरे अरे कोई बात नहीं, लड़ो नहीं। लो मनो, तुम भी आइसक्रीम खाओ। बुआ जी, पापा ने कभी ताऊ जी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, आज उसी का परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। हाँ, जैसे हमारी प्यारी चाची जी ने मौन व्रत धारण कर रखा है। हाँ, क्योंकि उनके बदले का ताई जी जो बोल लेती है। अच्छा, तो मतलब अब तुम इतने बड़े हो गए कि तुम अपने ताऊ ताई को जवाब दोगे? अब बुआ जी, ताऊ ताई को क्या जवाब दे? कितनी बार पापा कह चुके हैं हिसाब कर लो, हिसाब कर लो, लेकिन इन्होंने करना ही नहीं है। हम लोग देखो ये फटीचर फोन चला रहे, और इन लोगों को देखो एप्पल के फोन चला रहे बुआ। तब तक मीरा जी के बेटे बिट्टू के ससुराल से कुछ लोग आ जाते हैं। आइए आइए बैठिए भाई साहब, मैं अभी बिट्टू के पापा को फोन करती हूँ, वो दुकान से आती होंगे। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। माफ कीजिएगा बेटा, हमने आप दोनों को पहचाना नहीं। तब तक मीरा जी अपने समधी विनोद जी के लिए पानी लेकर आती हैं। ये दोनों मेरे भतीजे हैं, मेरे भाइयों के बच्चे। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। सुन रही हो बुआ जी, मेरे पापा क्या हिसाब करेंगे? जब सब कुछ दादाजी तुम लोगों को दे गए तो भी तुम सबको हिसाब चाहिए। ये एप्पल की बात कर रहा है मोनू। अच्छा, सब हमें दे गए? वाह भाई सब वाह। मतलब ये तो आपको पता है कि किसने कितना माल दबा रखा है। अब बिट्टू भैया का बाद भरना है। बुआ जी, वो भी नहीं भरना चाह रहे ताऊ जी। अब विनोद जी दोनों की शक्ल देखते हैं, और मीरा जी अपने समधी के सामने शर्म के मारे जमीन में गड़ी जा रही थी। तभी मनोज जी भी दुकान से आ जाते हैं और दोनों को बैठे देख समझ जाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। नमस्ते समधी जी। आपको भी मेरा नमस्कार। मैं तो इन दोनों बच्चों की बातें सुन रहा था, लगता है आपके ससुराल में खींचतान थोड़ी ज्यादा है मनोज जी। विनोद जी के मुंह से ये शब्द सुनकर मनोज जी निरुत्तर हो जाते हैं और गुस्से का घूंट पीकर रह जाते हैं।
आप दोनों ने अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर ली हो तो। और उन्हें हाथ से जाने का इशारा करते हैं। उनके जाने के बाद मनोज और मीरा जी बैठे हुए हैं। मीरा जी, ये क्या है आखिर? ये मसला आखिर कब हल होगा? आज हमारी कितनी किरकिरी हो गई। अरे रिश्ता जुड़ने से पहले ही हमारे बेटे के ससुराल में क्या मैसेज जाएगा? हाँ जी, आपसे ज्यादा तो आज मुझे बुरा लग रहा है। और अभी बिट्टू को पता चलेगा ना तो वो भी बहुत नाराज होगा। अरे मेरे दिमाग में तो ये चल रहा है कि बिट्टू की शादी कैसे निपटेगी भाई। पक्का शादी में ऐसे ही कलेश और फजीयत होनी है। कुछ तो तरीका होगा ही, ऐसे थोड़ी हम बेवकूफ बन जाएंगे। अरे हमारे इतने आदमी आएंगे, मेरी समाज में इतनी इज्जत है। बिट्टू के बैंगलोर से सारे दोस्त आएंगे, क्या कहेंगे? उसके मामा एकदम कंगले हैं। उनसे कह दो कि उनका बात हमें नहीं चाहिए, वो बस शांति रखे। सोच लिया मैंने, उनका हिसाब तो करना ही होगा तभी बात बनेगी। आप देख लो मीरा जी, जो करना है, चाहे उनका हिसाब करो चाहे किताब करो, लेकिन शादी में कलेश नहीं चाहिए। अरे जरा से चूसे अभी ठीक से अंडे में से भी नहीं निकले और इतनी बड़ी बड़ी बातें। मैं तो सुनकर ही हक्का बक्का रह गया। वही तो मैं सोचती थी, बच्चे ठीक निकलेंगे तो बिगड़ी हुई बातें बन जाएगी, लेकिन ये और सोने पे सुहागा है। बस अभी 2-3 दिन बीतते हैं। इधर मीरा जी के दिमाग में लगातार गपड़तान चल रही थी। तभी वो अपने बड़े भाई मुकेश को फोन करती हैं। जी प्रणाम, कैसी हो आप? आज आपने कैसे याद किया? बड़े दिन हो गए, तुम आए नहीं, न जाने कब से बैठकर बात ही नहीं हुई। तो तुम आज शाम को घर आ जाओ, यहीं कुछ अच्छा बनाएंगे। और हाँ, सीमा और बच्चों को साथ में लाना भूलना नहीं। ठीक है जीजी, जैसा आप कहें, आज ही शाम को आता है। इतना कहकर मीरा जी अब दूसरा फोन अपने छोटे भाई राजीव को करती है। प्रणाम जीजी, कैसी हैं आप? अरे हम तो एकदम बढ़िया है। आज शाम को घर आना है और हाँ, मीनू और बच्चों को भी साथ में लाना। आज का डिनर यहीं है। क्यों दीदी, कोई खास बात? आज अचानक कैसे? मतलब अब जीजी के घर आने के लिए भी किसी खास बात की जरूरत है? बहुत बड़े हो गए तुम। हाँ, अरे नहीं जीजी, आज ही शाम को सबको आपके घर लेकर आता हूँ। इधर मुकेश जी अपनी पत्नी से मीरा जी के फोन के विषय में बात करते हैं। अरे सीमा, सुनो तो सही, अभी मीरा जी का फोन आया था, अपने घर आने का न्योता दिया है। अरे जरा धीरे बोलो, नहीं तो ये ऊपर वाले पहले चल देंगे साथ में। अब जीजी ने हमें बुलाया है तो हम चलेंगे। कुछ खास है क्या बुआ के घर आज पापा? हाँ, तू और जोर से बोल ले। अरे भाई, दीवार के भी कान होते हैं। वो देख, नीचे आंगन में खड़ी है प्रिया, वो भी सुन लेगी। उधर राजीव भी अपनी फैमिली को मीरा जी के घर से मिले निमंत्रण के बारे में बताता है। आज शाम को 5 बजे बिना ज्यादा खटर पटर के निकल चलना। मीरा जी का फोन आया था, वरना ये ऊपर वाली पार्टी पहले ही साथ चलेगी। ठीक है जी। शाम को 5 बजे पहले राजीव की फैमिली निकल जाती है। फिर मुकेश जी का परिवार भी अपनी मंजिल की ओर रवाना होता है। चलो, ये सही रहा। आज ये लोग कहीं गए थे तो हम लोग आराम से निकल आए। लेकिन ये क्या, दोनों का आमना सामना ठीक मीरा जी के घर के दरवाजे पर होता है और दोनों को ऐसा लगता है जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई। बिना कुछ कहे दोनों परिवार अंदर जाकर बैठ जाते हैं। जी, आपने कैसे बुलाया आज यहाँ? हाँ जी, आज मैंने तुम दोनों को यहाँ एक खास काम के लिए बुलाया है। खास काम? सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। तब तक मनोज जी भी सबके लिए बढ़िया चाय लेकर आते हैं। दरअसल मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अपने बीच में चल रहे इस झगड़े को आज निपटा लो और बिट्टू की शादी में सब खुशी खुशी शामिल हो। जी, आपको लगता है मेरी तरफ से कोई झगड़ा है? तो मतलब मेरी तरफ से है? अरे छोटा सा था तू, तब से पापा जी के साथ दुकान पर बैठ रहा हूँ मैं। कहाँ कमी रह गई तेरे लिए? हाँ, तो दुकान पर बैठ रहे थे भैया, तो माल भी तो सारा अपने ही समेट लिया ना। आज हमारी हालत देखो, एकदम फटीचर वाली है। और नहीं तो क्या, हमारा मोनू वो सड़ी सी एक्टिवा लिए घूमता है और इसका रानू देखो KTM है, KTM उसके पास। मीनू, आदमियों के बीच में बोलना जरूरी है क्या? पिताजी सब कुछ तुम्ही को देखे, मम्मी जी का सोना भी तुम्हारे ही पास है, हमें क्या मिला? अच्छा चलो, अब ये बताओ क्या चाहते हो तुम दोनों? अब ये भी हम बताए जीजी, आप सबके सामने देख रही हो। अरे जो आपको अच्छा लगे वो हमें दे दो। वैसे भी ये कहाँ सुनेंगे मेरी, इनके यहाँ तो लुगाइयों की चलती है। क्या कहा? लुगाइयों की चलती है? अरे लुगाई बोल रही है आपकी देवर जी। और देख लो जीजी, साक्षात को प्रमाण की क्या आवश्यकता। एक काम करो, तुम दुकान भी रखो, मेरे हिस्से का घर भी रखो। हम बीवी बच्चों सहित कटोरा लेकर निकल जा रहे हैं और कहो तो तुम्हारे बच्चे और पाल देंगे, तुमसे नहीं पाले जा रहे तो। अच्छा ताऊ जी, अब आप हमें पालोगे? मोनू तू छोटा है, छोटा ही रहे, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। अरे मम्मी जी जब तक थी इतना रोती थी, यही कहती थी बहुत बड़ी गलती हो गई बड़ी के साथ जाकर। अच्छा, ये कब कहा मीनू?
तुम भी ना कहानियां बनाने में खूब उस्ताद रही हो। लेकिन ताई जी, आपसे अच्छी कहानी तो कोई भी नहीं बना सकता, ये तो सब जानते हैं। अच्छा, बस तुम्हारी कमी रह गई थी बोलने में। अब जैसी शिक्षा माँ बाप देंगे वही तो बच्चे करेंगे। वाह भाई साहब वाह। अच्छा सुनो सुनो, मैंने तुम लोगों की बातें बड़े ध्यान से सुनी और अब मैंने एक डिसीजन लिया है। मुझे समझ में आ गया है कि किसे कितना मिलना चाहिए। ये तो जब चित्रगुप्ता जी अपना बही खाता और कलम लेकर आएंगे ना तभी पक्का हो सकेगा। लेकिन आप लोग मुझे मेरा हिस्सा देकर फ्री कर दो, क्योंकि समाज में मैं अपने पिताजी की नाक थोड़ी ना कटने दूंगी कि उनकी इकलौते पोते की शादी में भात तक नहीं भरा गया। मीरा जी के मुंह से ये शब्द सुनकर वहां बैठे सब लोगों को जैसे सांप सूंघ जाता है और सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। राजीव तुरंत उठकर मुकेश के पास जाकर बैठ जाता है। अरे जीजी, कैसा हिस्सा? आप भी ना कमाल करती हो। और हम दोनों के बीच में कोई लड़ाई थोड़ी ना है। हाँ और नहीं तो क्या, हम दोनों के बीच का प्यार आपसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए आप हमें लड़वाना चाहती हैं, है ना? सीमा जाकर मीनू और रानू जाकर मोनू के पास बैठ जाता है और गले में हाथ डाल लेता है। अब जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ खटकेंगे ना जीजी। ये सब तो देवरानी जेठानी में चलता रहता है। और नहीं तो क्या बुआ, आप बिना तड़का बना रही हो बिना बात के। बुआ तड़का? रही बात आपके भात की तो हम बढ़िया भात देंगे, आप परेशान ना हो। ठीक है, अगर आप लोगों का मामला सुलझ गया हो तो मैं खाना लगाऊं? हाँ हाँ जीजी, हम भी आते हैं ना। हाँ जीजी, हम भी आपकी मदद करवाते हैं। इधर मनोज जी मामला सुलझता देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और मीरा जी को मन ही मन ग्रैंड सैल्यूट ठोक रहे थे। शर्मा परिवार में सुनीता अपने पति चंपक और इकलौते बेटे परम के साथ रहा करती थी। सुनीता एक सर्वगुण संपन्न गृहिणी थी। वो अपने साथ साथ अपने पति और बेटे का भी सारा काम करती थी और बिल्कुल नहीं थकती थी। लेकिन अब उसकी उम्र हो चली थी और उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा था। अरे सुनीता, मेरा हल्दी वाला दूध कहाँ है? इतनी देर हो गई, कहाँ रह गया दूध? हाँ जी, अभी लाई। सुनीता जैसे ही किचन से बाहर आती है तो लड़खड़ाकर गिर पड़ती है। अरे मम्मी, क्या हो गया? अब गिर कैसे गई? अरे कुछ नहीं, वो बस कल से पैर में बहुत दर्द हो रहा था तो अभी जब किचन से निकली तो अचानक से लड़खड़ा गई। बाकी ठीक हूँ मैं। उफ़ो मम्मी, तो किसने कहा सबका काम आपको करने को? मुझे बताती, दूध मैं दे देता पापा को। मैं तो आपसे हमेशा कहता हूँ कि काम मिल बांट कर करना चाहिए, पर आप अकेले लगी रहती हो। हे भगवान, तू कैसी बातें कर रहा है? मर्द लोग ये सब घर के काम करे, भला अच्छा लगता है क्या? ये औरतों के काम है, औरतों को ही करने चाहिए। आज मैं कर रही हूँ, कल को तेरी बहू आएगी तो वो करेगी। ऐसे ही तो समाज चलता है। क्या मम्मी, आप भी पुराने जमाने वाली बातें कर रही हो? आजकल की लड़कियां ये सब नहीं करती है। आजकल लड़के भी हाथ बांटते हैं और ये करना अच्छी बात है। सभी को अपने अपने काम खुद करने चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं करती? मैं करवाऊंगी तो जरूर करेगी। और तू रहने दे, ज्यादा ज्ञान मत दे। अभी तक तेरे काम मैंने करे हैं ना, तो मेरे बाद तेरी बीवी करेगी। ठीक है, पहले बहू तो ढूंढ लो। हाँ सुनीता, अब बहू ढूंढ ही लो, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। हाँ ठीक है जी। सुनीता परम के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है और कुछ ही समय में उसे शीतल नाम की एक संस्कारी लड़की मिल जाती है जो परम को भी बहुत पसंद आती है। सुनीता परम की शीतल से शादी करवा देती है। आओ बहू आओ, अब ये घर तुम्हारा भी है। जरा भी असहज महसूस करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो। धन्यवाद माँ जी। मम्मी, अब आप आराम करो, बहुत थक गई होंगी। वैसे भी अब आपकी तबीयत सही नहीं रहती है। हाँ बेटा, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं जाकर आराम करती हूँ। ठीक है माँ, आप आराम करो। शीतल शर्मा परिवार में आकर बहुत खुश थी क्योंकि उसे परम जैसा अच्छा पति मिला था और साथ ही उसके सास ससुर भी काफी मिलनसार थे। लेकिन फिर कुछ ही दिन में एक दिक्कत शुरू हो गई। उठो बहू, अरे बहू उठ भी जाओ, कितना सोओगी? क्या हुआ माँ जी, आप इतनी सुबह यहाँ? अभी तो 5 बजे है, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, मैं बस तुझे ये बता रही थी कि ये दूध वाले के आने का टाइम है। अभी मैंने दूध ले लिया है, इसको तू उबालने रख दे वरना खराब हो जाएगा। और कल से दूध लेना तेरा ही काम है। अब तुम इस घर की जिम्मेदारी संभाल लो। हाँ जी ठीक है माँ जी, मैं कर देती हूँ। शीतल को बड़ा अजीब लगता है कि उसकी सास ने उसे सुबह सुबह ये बताने के लिए उठा दिया। हालांकि उस समय तो वो दूध उबालने रख देती है और बाकी काम में लग जाती है। उसका पूरा दिन घर के काम करते हुए गुजर जाता है। बहू
तेरे ससुर चाय मांग रहे हैं, इनके लिए जरा चाय तो बना दे। पर माँ जी अभी खाना बन रहा है, गैस खाली नहीं है, थोड़ा रुक कर दे दूं चाय। ये क्या कह रही है बहू, गैस खाली नहीं है तो पतीला उतार कर रख दे। और चाय बनने में कितनी देर लगती है? मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, वरना मैं ही बना देती। जी माँ जी, मैं बना देती हूँ। मैं ऑलरेडी नहाने के लिए लेट हो गई हूँ, अब चाय बनाऊंगी तो खाने में और देर लगेगी। और क्या करूँ, करना तो पड़ेगा। घर का अब सारा काम शीतल के ऊपर आ गया था, पर ये काम सिर्फ दिन तक होता तब भी सुकून था, लेकिन सुनीता तो उसे रात में भी उठा देती थी। बहू, ओ बहू, उठ भी जाओ बहू। क्या हुआ माँ जी, इतनी रात में सब ठीक है ना? अरे बहू, मुझे तेज भूख लग रही है पर रोटी खत्म हो गई है, जरा मेरे लिए 2 रोटी तो बना दे। मेरे पैर में दर्द है, वरना मैं ही बना लेती। अच्छा माँ जी, बना देती हूँ। शीतल अपनी सास को रोटी बनाकर खिलाती है और फिर सो जाती है। सुबह 5 बजे दूध के लिए उसे फिर से उठना पड़ता है, जिस वजह से उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। अब उसकी सास रात में किसी भी समय उसे कोई भी काम बता दिया करती थी, जैसे कभी तेल मालिश के लिए। बहू, बहू उठ जाओ। जी माँ जी। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा तेल मालिश तो करते हैं। तो कभी सर दबाने के लिए। बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा सिर तो दबा दे। कभी चाय बनाने के लिए। बहू, उठकर 1 कप इलायची वाली चाय तो बना दे फटाफट। अब शीतल इन सारी चीजों से बहुत परेशान हो जाती है, उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती, इसलिए वो चिड़चिड़ी सी हो जाती है। ओ मेरी जान, कैसी हो? इधर तो आओ। दिमाग खराब ना करिए, सोने दीजिए मुझे। अरे क्या हुआ? मैं तो इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम चिढ़ क्यों रही हो? चिढ़ू ना तो क्या करूँ? कितने दिन हो गए मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। माँ जी रोज रात में मुझे किसी न किसी काम के लिए उठा देती है और फिर सुबह 5 बजे से उठना ही पड़ता है। अब आप ही बताइए, ऐसे में इंसान चिढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? अरे अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी मम्मी से बात कर लेता हूँ। मम्मी, शीतल बेचारी सुबह 5 बजे से उठकर रात तक काम में लगी रहती है, फिर रात में भी आप उसे उठा देती है। ऐसा तो मत करिए। आज तक मैं ये सारे काम कर रही थी ना, तो तुझे ख्याल नहीं आया कभी? ठीक है, मैं नहीं कहूंगी बहू से कुछ। ऐसा कर, तू आकर मेरा काम कर दिया कर रात में, और सुबह उठकर दूध भी ले लिया कर, क्योंकि मेरा तो हाल ऐसा बचा नहीं कि अब मैं ये सारे काम कर पाऊं। अरे पर मुझे तो 8 बजे ऑफिस जाना होता है ना। हाँ, तो फिर मुझसे शिकायत मत कर, समझा? जा सो जा चुपचाप जाकर। उनकी ये बातें शीतल भी सुन रही थी। वो सोचती है, ऐसे काम नहीं चलेगा, अब मुझे ही कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। शीतल उस रात से खुद जाकर किसी न किसी बहाने से सुनीता को उठा देती थी, ताकि वो परेशान होकर एक दिन खुद उसे मना कर दे। इस समय माँ जी गहरी नींद में सो रही होंगी, अभी जाकर उठाती हूँ। माँ जी उठिए ना, आइए आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। अरे तू एकदम से कहाँ से आ गई? रोज रात को आपको चलकर आना पड़ता था, तो मैंने सोचा अब मैं ही आपके कमरे में आ जाया करूंगी। अब शीतल रोज सुनीता के कमरे में वक्त बेवक्त पहुंच जाया करती और कोई भी काम करने लगा करती थी, जिससे सुनीता घबरा कर उठ जाती थी और कभी कभी डर भी जाती थी। वो कभी सुनीता का सर दबाने लगती, तो कभी चाय बनाकर ले जाकर उन्हें जबरदस्ती पिलाती, कभी उन्हें खाना देती तो कभी पानी। माँ जी ये लीजिए, दवाई खा लीजिए, इससे आपको दर्द में आराम मिलेगा। अरे बहू, आराम तो मैं कर ही रही थी, तू रोज मुझे उठाकर आराम करने को कहती है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी, मैं तो आपका ख्याल रख रही हूँ। हाँ। एक दिन शीतल सुनीता के कमरे के ठीक बाहर जाकर बैठ जाती है। उस रात जब सुनीता उठकर कमरे से जैसे ही निकलती है, तो शीतल को देखकर डर जाती है और गिर पड़ती है। हाय, मैं मर गई। अरे बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो यहाँ आपके लिए बैठी थी, मैंने सोचा रात में आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं यहीं बैठ जाती हूँ। अच्छा, मैं तो बाथरूम जा रही थी, चल मुझे जरा पहुंचा दे। अरे मम्मी, क्या हो गया? आपके चिल्लाने की आवाज आई। सुनीता अब परम को पूरी बात बताती है, तो परम शीतल को डांटते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना शीतल? ये क्या हरकतें कर रही हो तुम? आपको अगर मुझे डांटना है तो डांट लीजिए, पर माँ जी का ख्याल रखने में कोई कोताही नहीं बरत सकती मैं। बहू, मैंने तुझे बहुत परेशान किया है,
अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं जब तुझे रोज आकर उठाती होंगी तो तुझे कैसा लगता होगा। तो फिर भी मेरा ख्याल रखने के लिए अपनी नींद कुर्बान कर रही है। पर अब ना तुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपने सारे काम सोने से पहले कर कर ही सोऊंगी, ताकि मुझे रात में उठना ही ना पड़े। तू भी सुकून की नींद सो जा और मुझे भी सोने दे। पर माँ जी, आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो? अरे तो परम के पापा है ना, वो कर देंगे मेरी मदद। हाँ, तू सो जा बेटा। ठीक है, आप कहती हो तो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। उस दिन के बाद से सुनीता कभी भी शीतल को रात में नहीं जगाती और फिर वो दोनों सुकून से रहते हैं। हाय रे, घर में पायल की छन छन की आवाज ना गुंजे तो लगता नहीं कि बहू आई है। लेकिन क्या हो कि घर पर सिर्फ छन 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 ही बजती रहे। बहू, घर में इतने सारे पायल पड़े हैं तो ये एक और क्यों? माँ जी, ये ना आजकल बहुत चल रहे हैं, ज्यादातर औरतें इन्हें ही खरीद रही है, इसलिए मैं भी ले आई। बहू, तू थक नहीं जाती क्या पायल खरीद खरीद के? तेरे पास पहले से इतने सारे हैं, तूने एक और क्यों खरीदा? माँ जी, इनमें और पहले वाले पायलों में बहुत अंतर है। ये वाले पायल बहुत ही हल्के हैं और इनकी आवाज भी ज्यादा है। देखिए है ना इनकी बहुत ज्यादा आवाज। इसी आवाज से तो हम लोग परेशान हैं। शाम को बच्चे अपने कमरे में पढ़ रहे होते हैं। भैया जल्दी से बुक उठा ले, मम्मी आ गई। कैसे पता? मैं तो गेम ही खेलूंगा। बेटी जल्दी से किताब उठाकर पढ़ने लगती है कि तभी बहू कमरे में आ जाती है। बच्चों, तुम्हारे लिए मैं दूध लाई हूँ, इसको पी लो। और तुम अभी तक खेल रहे हो? गेम ही खेलते रहोगे क्या? आज से तुम्हारा बाहर जाना बंद। बहन को देखो कितना पढ़ती है। पर माँ, ये तो मेरे साथ खेल रही थी, अभी आपके आने से पहले ही पढ़ने बैठी है। कैसी बात कर रहे हो? मुझे कैसे बंद दरवाजे के बाहर दिखेगा कि माँ आ रही है? हैं? बोलो। माँ, ये आपके पायलों की आवाज कुछ ज्यादा ही नहीं है क्या? इसी को सुनकर दीदी ने अंदाजा लगाया होगा। देखो मेरी पायल कैसी है, अच्छी है ना? आज ही मैं नया खरीद कर लाई हूँ। माँ, अच्छी का तो पता नहीं, लेकिन इसकी आवाज से हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। रहने दो, ऐसा भी नहीं है। तुम ठीक से ध्यान नहीं दे रही होगी, इसलिए नहीं पढ़ पा रही हो। जिनको पढ़ना होता है ना, वो कितने भी शोर में पढ़ लेते हैं, उनको आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? माँ, ध्यान तो तब दे पाऊंगी ना जब इसकी आवाज नहीं होगी। और वैसे भी सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, मुझसे शोर में नहीं पढ़ा जाता। माँ प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। हाँ हाँ, जाती हूँ मैं। करो तुम लोग पढ़ाई, ठीक है? आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं डरते अपने माँ बाप से। अगले दिन। क्या हो गया? सर में बहुत दर्द हो रहा है। टीना, सुबह सुबह मेरी नींद खराब करके कहाँ चली गई तुम? अरे वो मंदिर गई हुई है, अभी आती ही होगी। मेरी नींद खराब करके मैडम खुद मंदिर गई हुई है। ओह, सर में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, एक कप गरम चाय देना। ले, बहू आ गई। अभी कहाँ आई है? मुझे तो नहीं दिख रही। आपको कहाँ से दिख गई? मुझे दिखी नहीं है, लेकिन उसकी पायल की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, पायल की आवाज तो मुझे भी आ रही है। लो, आई गई मैडम। क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले तो तुम ये पायल पहनना बंद करो, क्योंकि परेशान हो गया हूं मैं इनकी आवाज से। मेरी नींद खराब करके रख दी है इन्होंने। पर हुआ क्या? तुमको पसंद नहीं है क्या इसकी आवाज? कितनी अच्छी है, सुनो तो। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी कि मैं 2-4 पायल एक साथ पहन लूं, उससे ना आवाज और तेज आएगी और मेरे पैर कितने सुंदर लगेंगे। फिर तुम कहना, पुष्पा पैर जमीन पर मत रखो, मैले हो जाएंगे। हाँ हाँ, मत रखो। 4-5 पायल पहनकर पैर जमीन पर बिल्कुल मत रखो। क्या है ना, उनकी आवाज से सब डर जाएंगे। अरे यार, दिमाग में चुभती है ये आवाज, बंद करो ना प्लीज। लेकिन बीवी कहाँ मानने वाली थी, उसकी तो पायल छन 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 होती रहती है। हे भगवान, फिर से नहीं। माँ, मैं अंदर जा रहा हूँ, आप मेरा नाश्ता वहीं भेज देना। अरे ठीक है बेटा।
तू तो भाग सकता है, लेकिन मैं कहाँ जाऊं? मेरे सर पर तो सारा दिन छन छन होती रहती है। माँ जी, अब इन्हें क्या हो गया? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ आप दोनों बड़ा ही अजीब बर्ताव कर रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे गहने पहनना तो हर नारी का सपना होता है, असली श्रृंगार ही गहना है। और क्या, बहू बड़बड़ाती रहती है और सास वहां से निकल जाती है। फिर एक रात, मुझे सोने से पहले ही पानी ले आना चाहिए था। अब देखो आधी रात को किचन आना पड़ रहा है। कितना अंधेरा है, हे भगवान क्या करूं। इतने में ननद को पायल की आवाज़ सुनाई देती है और ननद चुप हो जाती है। डर के मारे वो कोने में दुबक जाती है कि इतनी रात को घुंघरू की आवाज़। लगता है हमारे घर में कोई भूत आ गया है। ये भूत तो इधर ही आ रहा है, अब क्या करूं? भूत भूत, माँ यहाँ भूत है। भूत? कहाँ भूत है? हे भगवान, अच्छा हुआ तुम हो, नहीं तो मैं तो मरी जाती। तभी वहां सास आ जाती है। सास तो समझ जाती है कि ये भूत कौन है। क्या हुआ? कोई भूत नहीं, पायल की आवाज तो बहू के पैर से आ रही है। क्या है छोटी, तुझे तेरे भाभी के पायल की आवाज नहीं पता जो इतनी डरी जा रही है? तभी पति हाथ में डंडा लेकर आता है। कहाँ है भूत? भूत की माँ की, मैं अभी उसका भूत निकाल देता हूँ। अच्छा, पायल की आवाज से डर गई। वो क्या है ना, मैंने पायल बदल ली थी तो पहले वाली आवाज नहीं आ रही होगी। यहाँ कोई भूत नहीं है, मैं हूँ, मैं कोई भूत नहीं है। हाँ भाभी, इतनी रात को कोई घुंघरू पहनकर चलता है क्या? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, मुझे लगा कोई भूत है। अरे वो तो मैं पानी पीने आई थी। इसका मतलब कोई भूत नहीं था, तुमने ऐसे ही मेरी नींद खराब कर दी। भूत भूत तो ऐसे चिल्ला रही थी जैसे असली का भूत होगा। देखो यहाँ टीना भूत है। क्या? कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। वापस सोने जाता हूँ, थोड़ा पानी कमरे में भी ले आना। भाभी, पहले ना आप ये पायल निकाल दीजिए, इतनी रात को इनकी आवाज सुनकर किसी को भी हार्ट अटैक आ जाएगा। ये माने तब तो ना। अरे कितनी बार कहा पायल निकाल दे, देखा आज क्या हुआ। लेकिन माँ जी, इसमें मेरी गलती कहाँ है? मुझे क्या पता था कि ननद जी भी यहीं होंगी। और रही पायल की आवाज, तो पायल की आवाज से कौन डरता है? मुझे तो डर नहीं लगता। अगर ननद जी को डर लगता है तो इसका मतलब है कि वो डरपोक है। मैं चली कमरे में सोने। वाह भाभी, क्या बात है, बिना बात की चढ़ी जा रही हो। अरे पायल पहनो, लेकिन ऐसी भी ना लगे कि घर पर 24 घंटे दिन में मुजरा चल रहा हो और रात में चुड़ैल नाच रही हो। ऐसा ही है तो भाभी को आज से बाहर वाले कमरे में ही रखो, ये घर के अंदर रहने लायक नहीं है। हाँ, बहन सही बोल रही है, डर के मारे मुझे भी नहीं आती। ऊपर से बेड पर पायल चुपती रहती है। हाँ माँ, मेरी भी पढ़ाई नहीं हो पाती। माँ बाहर रुकेंगी तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। नहीं, बाहर वाले कमरे में अकेले मुझे नहीं रहना, मुझे डर लगता है। कोई और ऑप्शन है क्या? है ना, तो पायल पहनना छोड़ दे फिर। क्यों? हाँ मुझे मंजूर है, पर मुझे बाहर वाले कमरे में नहीं जाना। भाई, बहू को भी डर लगता है। एक बार की बात है, अंधेरे में मुक्ति जी अपने पति, 3 बेटे और 2 बहुओं के साथ रहती थी। वैसे तो उनका भरा पूरा परिवार था, पर हर परिवार की तरह यहाँ भी एक ही जगह परेशानी आती थी। वो क्या? चलिए देखते हैं। रेखा, ओ रेखा। आई भाभी जी कहिए क्या हुआ? इतने जोर जोर से क्यों आवाज दे रही है? भूचाल आ गया है क्या? भूचाल तो अब आएगा रेखा की बच्ची। तूने ये गैस पे क्या चढ़ा के रखा है? पता है ना, इन्हें सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता है, तो टिफिन पैक करना, नाश्ता बनाना पड़ता है। ओहो, तो ये अकेले आपकी रसोई है क्या? मुझे मेरे पति को नाश्ता नहीं देना? उनकी क्लाइंट मीटिंग होती है तो उसके लिए हैवी ब्रेकफास्ट नहीं बनाना होता? रेखा, देवर जी का बिजनेस है, वो थोड़ा लेट जाना अफोर्ड कर सकते हैं। ये तो जॉब करते हैं तो उन्हें टाइम पर पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, समझी? ऐसी बात नहीं है भाभी, इनकी भी तो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं। ऐसे थोड़ी कि 11 बजे सैर सपाटा करते हुए पहुंच जाए। चलिए हटिए यहाँ से, मुझे इनका टिफ़िन पैक करने दीजिए।
और इसी तरह दोनों देवरानी जिठानी में बहस शुरू हो जाती है। और जो एक बार बहस शुरू हुई तो वो तो भूल ही गए कि पतियों का खाना तो रह गया। इतने में सभी घर वाले वहाँ आते हैं और कहते हैं, अरे बहुआ क्या हो गया? वैसे तो मुझे बोलते रहते हो माँ जी भजन थोड़ा धीरे गाया करें, अब तो चिल्ला चिल्ला के भजन गाती हैं। और अब खुद को देखो, खुद की आवाज़ इतने ज़ोर से आ रही है कि तुम लाल किले पर जाके स्पीच दे सकती हो। अरे ऐसी क्या बात हो गई कि तुम लोग इतना चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? देखिए ना माँ जी, मुझे इनका टिफ़िन बनाना है। इनकी जॉब में लेट एंट्री पर हाफ डे मार्क हो जाता है। माँ जी, पहली बात तो ये कि मैं यहाँ जल्दी आकर अपने बर्तन रख के गई थी और ये महारानी साहिबा आकर खाना बनाने लग गई। बताइए, ये भी कोई बात हुई भला? और रही टिफ़िन की बात, तो इनकी भी तो बोर्ड मीटिंग है आज जल्दी, इसीलिए तो मैं आई हूँ। अच्छा ठीक है, समझ गई। तो तुम लोग दो अलग अलग सब्जियां बनाने से अच्छा है कि एक ही सब्जी बना देती और उन्हें दे देती, प्रॉब्लम सॉल्व। माँ जी, ऐसे स्टूपिड सजेशंस मत दिया कीजिए। आप जानती है ना ये केटो डाइट फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में मैं तो इन्हें ये तला भुना खाना नहीं दूंगी। इनकी तोंद इनके घुटने तक आए, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, अब कहना क्या चाहती हैं भाभी कि मैं अनहेल्दी खाना बनाती हूँ? अच्छे से खाओ पियो तो ही इंसान काम कर सकता है, इसलिए मैं भाभी वाला खाना इन्हें बिल्कुल नहीं दे सकती। अरे तो अभी क्या करना चाहती हो तुम दोनों हैं? अच्छा अभी के लिए एक चूल्हा सीमा बहू तुम ले लो और रेखा बहू एक तुम, और उस पर जो बनाना है बनाते रहो। ठीक है मम्मी जी। ठीक है मम्मी जी। और ऐसे मुक्ति जी ने थोड़ी देर के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी आगे और भी स्यापा होने वाला था। उसी शाम, भाभी पहले मैं यहाँ आई थी, आप 1 घंटे बाद आ जाना। रेखा, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? तुम्हारे भैया डाइट पे हैं और जिस समय खाना होता है उसी समय खाते हैं। मुझे करने दो काम। मुझे चिकन करी और चावल बनाने हैं, इसलिए मुझे दोनों चूल्हे भी चाहिए और बर्तन भी। चलो आप जाओ यहाँ से अभी। हाँ, ये तुमने मुझसे अभी ऐसे बात कैसे कर ली? हाँ, ये क्या बात होती है कि आप जाओ यहाँ से? अब तो मुझे कोई निकाल के दिखाए, मैं भी देखती हूँ। ये शोर सुन के अमित और मुक्ति पहुँच जाते हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि मेरी दोनों बहुएं इतना लड़ सकती है, वो भी गैस के लिए। अरे अगर इतना ही टाइम का प्रॉब्लम है तो अपने खाली समय में आके पहले ही अपने पतियों का खाना बना दिया करो, या फिर जो सब खा रहे हैं वो चुपचाप खा लो। ऐसा कुछ दिन और चलता रहता है। अब बात इतनी बढ़ गई थी कि दोनों एक दूसरे को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। कभी कढ़ाई छुपाना तो कभी मैरिनेटेड चिकन खिड़की के बाहर फेंक देना। फिर एक दिन दोनों बहुएं माँ जी के पास जाकर कहती हैं, माँ जी, हम दोनों ने एक फ़ैसला लिया है। हाँ माँ जी, हम दोनों ने एक चीज़ सोची है। अच्छा, वो क्या बहुओं, क्या कहना चाहती हो तुम दोनों? माँ जी, हम दोनों 2 अलग अलग चूल्हे लगाएंगे और उसी को यूज़ करेंगे। अरे उतनी जगह है नहीं किचन में, कैसे रखेंगे हम? वो आप हम पर छोड़ दीजिए माँ जी, हम देख लेंगे, आप बस हाँ बोलिए। और अगले ही दिन एक नया चूल्हा आ जाता है। अब उसमें भी लड़ाई हो गई। क्यों? सोचो, ये मेरा चूल्हा है। नहीं, मेरा। अरे मेरे पति के पैसों से आया है ये। पर गैस का बिल तो मेरे पति भरते हैं ना। और दोनों के बीच खींचातानी शुरू हो गई। सास मुक्ति ने आकर कहा, अरे बस करो तुम दोनों, मुझे तो लगता है कि तुम दोनों चाहती नहीं कि घर में शांति रहे। हर समय बस चिक चिक पिक पिक लगा के रखिए। आने दो आज तुम्हारे पतियों को, अब तुम लोग निकलो इस घर से, मुझे शांति चाहिए बस। अरे माँ जी, ऐसा नहीं है। हाँ माँ जी, हम तो बस। अरे हम तो बस क्या? हाँ, हम तो बस क्या? हम तो बस अभिषेक की शादी की बात कर रहे थे। हैं? अभिषेक की शादी? हाँ माँ जी, अब अभिषेक भी तो बड़ा हो गया है, उसकी शादी लायक उम्र हो चुकी है। अब क्या ढूंढते ना लड़की उसके लिए। हाँ, ये सही बात की है तूने बहू, एक बार के लिए अच्छा सोचा, पर नहीं ढूंढेंगे अभिषेक के लिए बहू। क्यों माँ जी? क्यों माँ जी? क्योंकि मेरी प्यारी बहू, जब तुम दोनों ही ऐसे बिहेव करते हो तो वो बेचारी बाहर से आई हुई लड़की क्या सोचेगी, क्या समझेगी? कुछ सेंस है इस बात का कि हम बेचारी एक लड़की को तुम दोनों के बीच में फंसा दें? बिल्कुल नहीं। अरे माँ जी, पर बार कुछ नहीं,
अभिषेक की शादी तब तक नहीं होगी जब तक तुम दोनों आपस में सुलह ना कर लो। जी माँ जी। जी माँ जी। मुक्ति के जाने के बाद, देवरानी जी अब समय आ गया है नए बकरे के आने का। बहुत कर लिया हमने, अब वो करे जो करना है। हम अपना और अपने पतियों का खाना बनाएंगे बस, माँ जी और पापा जी का वो देखें। और भी तो काम होता है ज़िंदगी में। हाँ दीदी सही कह रही हो, और आखिर मुझे भी तो जिठानी बनना है। कब तक सबसे छोटी बहू बन के रहूँगी? मुझे भी प्रमोशन चाहिए। हाँ प्रमोशन चाहिए ना, तो बस अब हम दोनों एक टीम में हैं। अपने अपने चूल्हे रख लेंगे और अपने हिसाब से उस पर हुक्म चलाएंगे। परफेक्ट, ये हुई ना बात। तो शुरू करते हैं मिशन अभिषेक की दुल्हनिया का। और दोनों देवरानी जेठानी जोरों शोरों से लग जाते हैं ढूंढने अपने देवर के लिए दुल्हन। और कुछ समय बाद उनकी मेहनत रंग लाई। आखिर में अभिषेक को मिल गई अपनी ऐश्वर्या, शादी करके घर आते समय ही। आओ आओ देवरानी जी, स्वागत है तुम्हारा हमारे प्यारे से घर में। हाँ जी देवरानी जी, इसे अपना ही घर समझो। ओ ये तो है ही तुम्हारा घर, लोल। शांत पर सुलझी हुई ऐश्वर्या कहती है, जी भाभी जी, मैं इस घर को अपनाने की पूरी चेष्टा करूंगी। बस मुझे बता देना अगर कहीं कुछ गलती हो जाए मुझसे, बाकी मैं आप लोगों के हिसाब से ही चलूंगी। स्मार्ट है ये, समझ गए बात को एक शॉट में। गुड गुड, आई लाइक इट। और कुछ इस तरह ऐश्वर्या का गृह प्रवेश होता है। अगले दिन वो अपनी पहली रसोई बनाने जाती है, जहाँ वो देखती है कि 2 चूल्हे रखे थे। वो जैसे ही पहले चूल्हे पर जाती है, उसे टोकते हुए सीमा कहती है, अरे ना 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 ऐश्वर्या, मेरे वाले चूल्हे पर नहीं, मेरा वाला तो पुराना है, टूटा फूटा सा तो है। और वैसे भी अभी टाइम नहीं है ना मेरे पास, तुम्हारे जेठ जी के लिए खाना बनाना है, तो प्लीज़ तुम वो दूसरा वाला चूल्हा यूज़ कर लो। जी ठीक है भाभी। फिर ऐश्वर्या जाती है दूसरे चूल्हे पर ये क्या, उसमें तो गैस ही नहीं थी। अरे रेखा भाभी, इसमें तो ऐश्वर्या पता है इसमें गैस नहीं है। बताओ, मैंने कितनी बार कहा जिठानी जी से कि नया सिलेंडर मंगवा दो, पर मजाल है कि वो ऐसा कर दें। खैर मैं मंगा लूँगी थोड़ी देर में। फिर पहले अपना खाना बनाऊँगी और फिर तुम्हें जो करना है वो करते रहना। हाँ तब तक एक काम करो, जाके ना बाज़ार से सब्जियाँ, दूध, पाव, चीज़, चाय पत्ती। और रेखा एक लंबी लिस्ट बना के ऐश्वर्या को देती है। ऐश्वर्या कहती है, अरे भाभी ये सब ले आऊँगी, पर पैसे? पैसे? कैसे पैसे? अरे तुम्हारा पति गैस का बिल देता नहीं है, राशन में तो हेल्प कर ही सकता है। हैं? इतना भी छोटा नहीं रहा वो। देखिए भाभी, आप कई दिन से मुझसे टेढ़े लहजे में बात कर रही हैं, बट दिस इज़ टू मच। मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आप मुझसे इस तरह पैसे खर्च करने के लिए कहेंगी। बट ठीक है, मैं ले आऊँगी सब्जियाँ, पर आप प्लीज़ चूल्हा तो यूज़ करने दीजिए मुझे। हाँ ठीक है। ऐश्वर्या जाती है और जल्द ही सामान ले आती है। पर ये क्या, दोनों चूल्हों पर तो रेखा ने कब्जा करके रखा था। एक पर चावल और एक पर सब्जी बना रही थी। जब घर में सब्जी थी तो मुझे क्यों दौड़ाया? रेखा भाभी ने अगर अभी खाना बनाना शुरू किया है तो ख़त्म कब करेगी? अब क्या करूं? वो थोड़ा दुखी होकर अपनी सास के पास जाती है। सास देखते ही उसे पूछती है, क्या हुआ बहू, मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? किसी ने कुछ कहा क्या? जी नहीं माँ जी, कुछ नहीं कहा। बेटा मैं भी 3 बच्चों की माँ हूँ, मैं चेहरा देख कर समझ सकती हूँ कि कोई तो परेशानी है। चल अब बता दे क्या बात है। माँ जी, जब से मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ चूल्हों को लेकर ऐसा युद्ध होता है मानो तीसरा विश्व युद्ध यहीं शर्मा निवास में ही होने वाला है। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं खाना कब बनाऊँ। ना मेरे लिए कोई खाना बनाता है, ना मुझे उनके मसाले और खाने समझ में आते हैं, और ना वो चूल्हे कभी छोड़ते हैं। माँ जी, मुझे तो सच में समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अरे बेटा, ये लड़कियाँ कभी सुधरेंगी नहीं, इनका तो ये हमेशा का ही है। कुछ सोचकर ऐश्वर्या कहती है, माँ जी एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम एक और चूल्हा ले आए घर में। है? एक और चूल्हा? अरे बहू कहीं तो पागल वागल तो नहीं हो गई? ये सब फालतू की बातें ना सोच। वैसे भी घर में 2-2 चूल्हे हैं, वो काफ़ी नहीं है कि अब एक और चाहिए? एक खाना बनाने के लिए इतनी झिक-झिक, वेरी बैड। माँ जी, मैं ये इसलिए कह रही हूँ
क्योंकि बाकी दोनों तो चूल्हे को अपने सीने से चिपकाए हुए घूमती हैं। अब मैं क्या करूं उस केस में? अरे वो मैं नहीं जानती, वो तुम सबका आपस का मैटर है। पर हाँ, अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है। ऐश्वर्या वहां से चली तो जाती है, पर उसके दिमाग में कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। अगले दिन, मॉम, डैड, आप लोग यहाँ? हाँ बेटा जी, तुमने मैसेज किया और हम आ गए। ये लो, ये सब जो तुमने मंगवाया था। और ये कहकर दो नौकर आते हैं। एक ने स्टोव चूल्हा उठाया था और दूसरे ने सिलेंडर। वाओ डैड, आप सिलेंडर भी ले आए? हमारी बेटी अकेली नहीं है यहाँ पर, हम अभी जिंदा है। गैस और सिलेंडर क्या, पूरा घर भर देंगे, पर अपनी लाड़ों को एक तिनके भर का भी कष्ट नहीं झेलने देंगे। और ये कहकर उसके पापा सिलेंडर और चूल्हा उसके कमरे में ही रखवा देते हैं। अरे ये क्या समझी जी, भला चूल्हा कोई अपने रूम में लगवाता है क्या? माफ़ कीजिएगा बहन जी, पर इस घर में जिस हिसाब से चिंदीगिरी चल रही है ना, उससे तो यही लगता है कि कल को सिलेंडर भी बाकी घर वाले यूज़ करके मेरी बेटी को तड़पाते रहेंगे। चलिए मैं चलता हूँ, नमस्ते। इतना कहकर ऐश्वर्या के पापा वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन ऐश्वर्या ने खूब पकवान बनाया, पर अगले दिन डोरबेल बजती है और सामने खड़ी होती है ऐश्वर्या की भाभी। भाभी आप? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कल पापा आए थे, आज आप। चलिए आप बैठिए, मैं अभी गर्मा गर्म चाय और फ्राइज बना के लाती हूँ। तुम्हारा मतलब है जो गैस और सिलेंडर तुमने घर से मंगवाया उस पर? हाँ, ये क्या कह रही हैं आप? अरे जाओ जाओ, ज़्यादा मत बनो। वो चूल्हा तो मेरे मायके से लाई थी मैं। मेरी मम्मी ने कितने प्यार से उसे भेजा था। मैं यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि घर में मॉड्यूलर किचन है, पर उसका ये मतलब नहीं कि ये आपके यहाँ पहुँचा दिया जाए। बताओ कहाँ है मेरा चूल्हा? अरे दीदी शांत हो जाइए ना आप, थोड़ा पानी तो पी लीजिए। नहीं जी, थैंक यू जी, आप बस मुझे मेरा चूल्हा दे दीजिए और जय राम जी की करिए। जया किचन में जाती है, पर ऐश्वर्या उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आती है। क्या है ये? मुझे नहीं देखना तुम्हारे घर का इंटीरियर, मुझे चूल्हा दो। भाभी वो देखिए, वो है आपका चूल्हा। ये तुम कैसे रह रही हो? कोई झुग्गी झोपड़ी है क्या ये? इसमें तो सारी चीज़ें एक जगह रखी है। अरे भाभी, आपको मैं बता देती, पर आप इंटरेस्टेड ही नहीं है तो क्या फ़ायदा। चलिए अपने चूल्हे को लीजिए और जाइए आप। और जया अपने चूल्हे को लेकर चली जाती है। इतने में सीमा और रेखा आती हैं और कहती हैं, देवरानी जी, अब आप सिर्फ सिलेंडर का क्या करेंगी? हमें दे दीजिए, इसे हम यूज़ कर लेंगे। हाँ वैसे बात तो सही है आपकी, आप लोग ही ले जाइए। हाँ मुझे दे दो, मैं यूज़ कर लूँगी। वैसे भी हाफ सिलेंडर ही है मेरे पास अब। अरे ऐसे कैसे रेखा, मैं बड़ी हूँ, लेकर तो मैं जाऊँगी। पर आपने तो कुछ दिन पहले ही तो मंगवाया था ना नया वाला, इसे मैं लेकर जाऊँगी। और सीमा और रेखा के बीच हो जाती है वॉर, जहाँ दोनों सिलेंडर को एक ओर से पकड़कर खींच रही थी। तभी मुक्ति जी वहाँ आती हैं और कहती हैं, अरे बस करो तुम दोनों, ये सिलेंडर मैं स्टोर रूम में रखवा देती हूँ बस। डांट फटकार सुनकर तीनों चली जाती हैं। पर अब दो चूल्हों की वजह से एक दिन ससुर अमित हॉल में सर पकड़कर बैठते हैं और कहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ऐसे घर कैसे चलेगा। क्यों, क्या हुआ पापा जी? हाँ पापा जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो तुम हो मेरी प्रॉब्लम। अरे देखो तुम्हारी करतूतों की वजह से क्या हुआ है। और वो उनको महीने का सिलेंडर का बिल दिखाते हैं। बिल देख के सब सक पका जाते हैं। हैं, इतना बिल? है इतना बिल? जी हाँ, इतना बिल। अब तुम लोग ही भरो, ये मेरे बस की तो नहीं है ये। मैंने तो इस महीने 2 ही बार सिलेंडर मंगवाया था। ये छोटी के फ्रेंड्स और रिश्तेदार आते हैं ना, उससे तो 4 बार सिलेंडर मंगवाया था, तो मैं इसके पैसे नहीं भरूंगी। ऐसे कैसे कुछ भी कह रही हैं आप? भूल गई जब आपके भैया आए थे और आपने मेरे चूल्हे पर खाना बनाया था तो एक सिलेंडर आपने भी तो यूज़ किया था पूरे 5 दिन। मुझे तो कुछ भरना ही नहीं है, मैंने तो यूज़ ना के बराबर किया है। अब ये सुनकर अभी तक दोनों बहुएं जो लड़ रही थी वो ऐश्वर्या की तरफ गुस्से से घूमती हैं। अच्छा, और तुम कहाँ की महारानी हो जो हम तुम्हारा बिल भरें? वही तो, हमारा चूल्हा ही इस्तेमाल करती हो ना, कि ऊपर छत पर रोटियां सेकती हो। चलो आधा बिल तुम भरो। ओए जिठानी जी, दर्जे का ज़्यादा भाषण मत दीजिए आप। बहुत दिनों से देख रही हूँ आप बड़ी बड़ी करके दोनों मेरे सर पर तांडव कर रही हैं। अब मैं 1 रुपया नहीं दूंगी। और तीनों बहुओं में हो जाती है जोरदार बहस।
जहां एक जगह ये तीनों लड़ रही थी, वहीं दूसरे कमरे में मुक्ति और अमित बात कर रहे थे। मुक्ति जी, एक बात बताइए। हाँ जी कहिए, मैं जानती हूँ आपके मन में क्या चल रहा है। हाँ मुक्ति जी, क्यों कर रही हो आप ये? तीनों चूल्हे क्यों नहीं लगवा लेती? क्या हो जाएगा उससे? मुक्ति जी रोने लगती है और कहती हैं, आज ये लोग चूल्हा मांग रहे हैं, कल को घर में अपना अपना हिस्सा मांगेंगे और फिर चले जाएंगे। मेरे तीनों बेटों से मैं इतना प्यार करती हूँ, मैं उन्हें जाता हुआ नहीं देख सकती। आपको याद है, आप यही कहते थे ना कि मुक्ति, हमारे बच्चे हमारे साथ ही रहेंगे हमेशा, भरा पूरा परिवार होगा, हम सब प्यार से रहेंगे। कहा तो था मुक्ति जी, पर ऐसे साथ रहने से अच्छा है कि सब चले जाए। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। और कमरे से गुजरती हुई ऐश्वर्या ये सुन लेती है। उससे रहा नहीं जाता और वो उनके कमरे में जाकर कहती है, माँ जी, पिताजी, सॉरी, आप लोगों को इतना कुछ सहना पड़ रहा है हमारी वजह से, पर मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। और ऐश्वर्या अपना प्लान बताती है। अगले दिन खाने के समय, मम्मी, ये क्या आलू की सब्जी बनाई है? मुझे चाची के बनाया छोले टिक्की खाने हैं। अरे चीकू, देख मैंने तेरे लिए सलाद का बॉल बनाया और इसमें ये ग्रिल्ड चिकन भी है, हेल्दी फूड होता है ये, चल चुपचाप खा ले। नहीं, मुझे छोले टिक्की खाने हैं। मम्मी, मैं ये अनहेल्दी से छोले टिक्की बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मेरे स्कूल का फेयरवेल आ रहा है और मैं उसमें डांस करूंगी। मुझे सैलेड बना कर दो। दूंगी मैं तुझे एक उल्टे हाथ का। आई बड़ी हेल्दी फूड वाली। जो है यही है, खा ले चुपचाप। सीमा बहू, उसे खाने देना रेखा का खाना, और रेखा गुड्डू को खाने दे सलाद। तुम दोनों भी ना। हरगिज नहीं, पता नहीं क्या मिलाया होगा इसमें, मैं नहीं खिलाऊंगी ये अपने बेटे को। अच्छा तो रेखा, तू गुड्डू को तो खाने दे सैलेड। नहीं नहीं मम्मी जी, उसमें पता नहीं कैसी क्वालिटी का सामान है, नो वे। मैंने कहा दो बच्चों को जो वो चाहते हैं, बस हो गई तुम दोनों की तानाशाही। हाँ मम्मी, मैं और गुड्डू भी इससे अब तंग आ चुके हैं। जब हम सब एक दूसरे का खाना खाते हैं तो भला आप लोग क्यों फालतू में इतना खाना बनाती हो? मम्मी, वैसे तो आप इतनी एजुकेटेड है, फिर भी ये सब स्टूपिड बातें लेकर क्यों बैठी हैं आप? अरे जो समय आप ताई जी के साथ झगड़ने में लगाती हैं, वो आप हमारे साथ बिताइए ना। हाँ तो दोनों बहूस, अपनी लड़ाई में तुमने तो ऐश्वर्या बहू, बच्चों और हम दोनों को भी घसीट लिया। अगर इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम दोनों अपना अलग अलग मकान लेकर शिफ्ट हो सकते हो, हम कुछ नहीं कहेंगे। सबकी बातें सुनकर दोनों देवरानी जेठानी की आंखें भर आती हैं। वो सबसे माफ़ी मांगती हैं और वादा करती है कि अब से घर में एक ही चूल्हा होगा। ऐश्वर्या नाश्ता बनाएगी, सीमा लंच और रेखा डिनर, और बस सब वापस खुश। सब कुशल मंगल हो जाता है। एक घर में 3 बहुएं रहती थी। सबसे बड़ी बहू शारदा एकदम सादी सिंपल थी और सबसे छोटी बहू शिल्पी एकदम मॉडर्न और हाई फाई थी। उन दोनों की आपस में कभी बनती नहीं थी और इस बात का फायदा उठाती थी बीच वाली बहू रचना। वो दोनों बहुओं से बिल्कुल अलग थी। रचना दिमाग से बड़ी तेज थी और उसे अच्छे से पता था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। एक दिन की बात है जब सबसे छोटी बहू शॉपिंग करके घर आती है। हाय, आज तो मैं बहुत थक गई। बाहर बहुत गर्मी है, ऊपर से इतने सारे बैग्स की क्या बताऊं। अरे पर अभी थोड़े दिन पहले तो तुमने शॉपिंग की थी, फिर दोबारा से ये सब लाने की क्या जरूरत थी? क्या भाभी, आप भी, आप खुद तो कभी सालों में जाकर अपने लिए एक साड़ी लेते हो, पर बाहर जाकर देखो कि ज़माना कहाँ से कहाँ आ गया है। आजकल की बहुएं को ये साड़ी और पल्लू में नहीं रहती। जाओ, आप भी जाकर थोड़ी शॉपिंग करो और मुझसे कुछ सीखो। देखो मैं कैसे रहती हूँ। तुम ही रहो ऐसे, मुझे नहीं रहना। शारदा इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही रचना फटाफट शिल्पी के पास आकर बैठ जाती है। पता नहीं इनको हमेशा क्या दिक्कत होती है मेरे कपड़ों से। अरे इनका तो ये सब रोज का है। तुम मुझे दिखाओ ना क्या क्या लेकर आई हो। हाँ भाभी, अभी दिखाती हूँ। ये देखो कितनी सुंदर ड्रेस है ना, और ये बैग देखो एकदम लेटेस्ट है। वाह शिल्पी, ये सूट तो बहुत ही सुंदर है। देखो तो मुझ पर कितना सुंदर लग रहा है ना। काश मैं भी तुम्हारी तरह हाई फाई बन पाती और ऐसे बढ़िया बढ़िया कपड़े ला पाती। मुझे ना सच कहूँ तो पसंद ही नहीं करना आता कुछ। अरे तो क्या हुआ, आप ये सूट रख लो। आपको पसंद करना नहीं आता तो आप आगे से मेरे साथ चला करना, ठीक है? हाँ ये सही है।
रचना वो सूट उठाकर अपनी अलमारी में जाकर रख देती है। उसके बाद वो सीधा शारदा भाभी के पास जाती है। शारदा अपने कमरे में बैठी सुई धागा लेकर अपनी फटी हुई कुर्ती सिल रही थी। अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको सारे घर में ढूंढ आई, और ये आप क्या कर रही हो? अरे सूट अटक कर थोड़ा फट गया था तो बस वही सिल रही हूँ। अब मैं शिल्पी की तरह बिना वजह शॉपिंग तो नहीं कर सकती। मैं तो अपने कपड़े जितने हो सके उतना चला लेती हूँ। अरे भाभी, यही तो समझदारी होती है। अरे घर में ही तो रहना है, कोई पार्टी में थोड़ी ना जाना है जो इतने महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनकर घर में घूमो। घर में तो इंसान कुछ भी पहन सकता है। खैर, ये सब आप छोड़ो और मुझे दो, मैं सिल देती हूँ। अरे मैं कर लूँगी। अरे भाभी, आप मुझे दो ना, आप आराम करो, जाओ। हाँ। रचना ज़बरदस्ती शारदा के हाथ से सुई धागा छीनकर उसकी कुर्ती सिलना शुरू कर देती है। वो थोड़ी सी ही कुर्ती सिल पाती है कि तभी रचना के हाथ में सुई चुभ जाती है। आहा, ये क्या हो गया? भाभी देखो तो खून बह रहा है। अरे तुम छोड़ो ये सब और मुझे दो। तुम जाओ और इस पर कुछ लगा लो और फिर बैंडेज बांध लेना। ठीक है भाभी। रचना कमरे में जाकर अपनी उंगली पर बैंडेज लगा लेती है। उसके बाद वो सीधा शाम को रसोई में काम करने जाती है। रचना एक हाथ से ही आटा निकालकर गूंदने की कोशिश करती है, तभी शारदा आकर उसे रोक देती है। अरे तुम ये सब क्यों कर रही हो? चलो हटो, मैं कर देती हूँ। पर शाम की रोटी तो मुझे बनानी होती है ना भाभी। अरे कोई बात नहीं, आज मैं बना दूंगी। तुम्हारे हाथ में मेरा सूट सिलने की वजह से सुई लग गई ना, तो अब मुझे तुम्हारी मदद करने दो। चलो। ठीक है भाभी, अब आप कहती हो तो। आप सच में ना सबकी तकलीफ समझती हो। भगवान आप जैसी जिठानी सबको दे। रचना हाथ धोकर अब अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है, पर उसको वहां बहुत गर्मी लगती है। वो एसी की तरफ देखती है, फिर उसे अपना बिल याद आ जाता है। वो वहां से उठती है और सीधा शिल्पी के कमरे में पहुंच जाती है। अरे शिल्पी, क्या हो रहा है भाई? अरे भाभी, बस ये बाल बनाने की कोशिश कर रही थी पर नहीं बन रहा है। अरे तो मैं हूं ना, मुझे तो कितने अच्छे बाल बनाने आते हैं। लाओ कंघी मुझे दो, मैं बनाती हूँ तुम्हारे बाल। अरे वाह भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई, वरना मेरा सारा वक्त ना इसी में बर्बाद हो जाता है और फिर ना मैं डिनर के लिए लेट हो जाती हूँ। डिनर? हाँ भाभी, आज मेरी बहन की बेटी का जन्मदिन है ना, तो बस मुझे और इनको जन्मदिन में बुलाया है। अरे वाह, ये तो बढ़िया हो गया। रचना आराम आराम से शिल्पी के बाल बनाती रहती है और मज़े से एसी की ठंडी ठंडी हवा लेती रहती है। उसका 1 घंटा आराम से निकल जाता है। इतने में शारदा का खाना भी तैयार हो जाता है। बाल बनाने के बाद शिल्पी सीधा डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। चलो जल्दी से खा लेते हैं, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ भाभी, इस खाने की खुशबू से ना मुझसे एक पल भी रुका नहीं जा रहा। आपके खाने का सच में जवाब नहीं है। सारे रेस्टोरेंट को आप फेल कर दो भाभी। अरे बस बस, एक तुम ही हो जो मेरे खाने की हमेशा तारीफ करती हो, इसलिए तुम्हारे लिए खाना बनाने में ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। रचना बस ऐसे ही दोनों तरफ के मज़े लेती रहती और दोनों को इस बात का कभी एहसास भी नहीं होता था। शारदा और शिल्पी में अक्सर अनबन रहती थी और बीच वाली बहू रचना खूब फायदा उठाती थी। मतलब के लिए वो किसी की भी साइड हो जाती और मतलब के लिए वो किसी की भी बुराई कर लेती। एक दिन रचना छत पर घूम रही थी। आज तो बड़ा ही सुहावना दिन है। छत पर कितनी बढ़िया हवा चल रही है। पर ये पापड़ यहाँ किससे सुखा दिए? अगर ज़रा सी भी हवा आई तो सब उड़ जाएंगे। खैर मुझे क्या, मैं तो मौसम के मज़े लूँगी। रचना मज़े से छत पर घूम रही थी, तभी सच में ज़ोर से हवा चल पड़ती है और सारे पापड़ हवा में उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो सच में उड़ गए। मैं यहाँ से चलती हूँ वरना मुझे कोई देख लेगा। रचना जल्दी से नीचे भागती है, पर तभी सीढ़ियों पर उसे शिल्पी टकरा जाती है। अरे भाभी, ऊपर तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है, आप नीचे क्यों भागी चली जा रही हो? चलो ना ऊपर चलते हैं। अरे नहीं नहीं, ऊपर ना बहुत धूल उड़ रही है। तुम भी नीचे चलो, वरना बेकार में तुम्हारी सारी स्किन पर डस्ट आ जाएगी। अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे भी ऊपर नहीं जाना। रचना और शिल्पी दोनों नीचे चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद शारदा को पता चलता है कि ऊपर बहुत तेज़ हवा चल रही है, इसलिए वो भागी भागी ऊपर जाती है, पर तब तक तो उसके सारे पापड़ उड़ चुके थे। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मेरे सारे पापड़ उड़ गए। कितनी मेहनत से पूरा दिन लगाकर मैंने बनाए थे। शारदा बेचारी उदास होकर नीचे रसोई में आकर अपना काम कर रही थी, तभी वहां शिल्पी आ जाती है। खाने में क्या बन रहा है भाभी?
शिल्पी 2-3 बार शारदा से पूछती है पर वो जवाब ही नहीं देती। इस बार वो शारदा को थोड़ा सा हिलाकर पूछती है, अरे भाभी क्या हुआ आपको, कौन से ख्याल में हो? अरे तुम, हाँ बोलो क्या बात है? अरे आप मुझे बताओ क्या बात है, मैं कब से पूछ रही हूँ पर आपका ध्यान ही नहीं है। कहाँ खो गई हैं आप? अरे कुछ नहीं, वो मैंने कल पूरा दिन लगाकर पापड़ बनाए थे और छत पर सुखा रखे थे। आज जब हवा आई तो सब पापड़ उड़ गए। मेरे सारे पैसे और मेहनत बर्बाद हो गई। ओहो, ये तो बुरा हुआ। अगर मैं ऊपर जाती तो मैं आपको बता देती। वैसे मैं ना ऊपर जा ही रही थी, तभी मुझे सीढ़ियों पर रचना भाभी मिल गई और उन्होंने बोला कि ऊपर बहुत धूल उड़ रही है, तो मैं वापस से नीचे आ गई। मतलब वो आज छत पर थी? हाँ, वो तो छत से ही नीचे आ रही थी। अच्छा। थोड़ी देर बाद शारदा रचना के पास जाती है और उससे कहती है, आज तो बाहर कितना अच्छा मौसम था, तुमको छत पर जाकर देखना चाहिए था रचना। अरे कहाँ भाभी, मैं तो काम में इतना बिजी थी, मुझे पता ही नहीं चला। ओह, तो तुम आज छत पर गई नहीं? नहीं, मैं तो आज गई नहीं हूँ। आखिर ये झूठ क्यों बोल रही है? अगर ये छत पर गई थी तो मतलब इसने जानकर मेरे पापड़ नहीं उठाए। कोई नहीं, आज नहीं तो आगे तो पता चल ही जाएगा। शारदा वहाँ से चली जाती है और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब्जी काटने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ रचना आती है। अरे भाभी, ये क्या सब्जी बना रही हो? एक काम करो ना, आज आलू मटर और कचौड़ी बना दो। आप ना बहुत स्वाद बनाते हो। ठीक है, मैं इसे फ्रिज में वापस रख देती हूँ और वो बना देती हूँ। शारदा अब आलू मटर और कचौरी की तैयारी करने लगती है। तभी वहाँ शिल्पी आती है। अरे मुझे तो रचना भाभी बोल रही थी कि आज भरवा बैंगन बन रहे हैं, तो फिर ये सब? अरे रचना नहीं बोला है कि आलू मटर और कचौड़ी खानी है? खैर, तुमको अगर रचना दिखे तो उसे मेरे पास भेज देना। वो तो मेरे कमरे में ही बैठी है, मैं अभी भेजती हूँ। है? वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस वो मेरे कुछ कपड़े पड़े थे जो अब मैं बिल्कुल नहीं पहनती, तो वही चेक करके देख रही हैं। अच्छा, ठीक है। शिल्पी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद अब शारदा के मन में रचना की कुछ बातें खटकने लगती है। कल भी इसने झूठ बोला और आज फिर से शिल्पी के पुराने कपड़े लेने चली गई। वैसे तो बोलती है मुझे शिल्पी का पहनावा बिल्कुल पसंद नहीं, और फिर उससे कपड़े भी मांगती है। तभी रचना आती है। अरे भाभी, आप मुझे बुला रही थी क्या? वो शिल्पी बता रही थी। हाँ, पर वो बोली कि तुम उसके कपड़े चेक कर रही हो तो। अरे भाभी, वो तो ज़बरदस्ती शिल्पी ने निकाल दिए, वरना मुझे क्या पड़ी है, मैं तो सिंपल कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। धीरे धीरे शारदा को तो रचना की चालाकियां समझ में आने लगती है, पर शिल्पी इस बात से अनजान थी। एक दिन रचना को शादी में जाना था, पर उसके पास कुछ ढंग का कपड़ा नहीं था। अब मैं क्या पहनूं? कोई अच्छा सेट भी नहीं है। लगता है जेठानी और देवरानी के पास जाना पड़ेगा। रचना पहले अपनी जेठानी शारदा के पास जाती है और कमरे में जाकर बैठ जाती है। आज भाभी, आप ना मेरा खाना मत बनाना, मुझे अपने मामा जी के फंक्शन में जाना है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हाँ, वो ना बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे हैं। अब सोच रही हूँ क्या पहनूं। वो अपनी गुलाबी साड़ी पहन लूँ क्या? अरे नहीं, वो तो बहुत सादी है। पर क्या करूँ, वही मेरी सबसे भारी साड़ी है। वो नहीं पहनूँ तो कौन सी पहनूँ फिर? मेरे पास तो इसके अलावा कोई ढंग की साड़ी भी नहीं है। अब क्या आपके पास होगी कोई अच्छी साड़ी? हाँ, मेरे पास 2-3 भारी भारी साड़ी रखी है। मुझे तो हमेशा सिंपल साड़ी पहननी होती है। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अरे वाह भाभी, आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। चलो अब मैं जल्दी से जाती हूँ और तैयार होती हूँ। अब रचना साड़ी लेने के बाद जाती है शिल्पी के पास। अरे भाभी, ये साड़ी लेकर कहाँ घूम रही हो? आज ना मुझे अपने मामा जी के घर फंक्शन में जाना है। मैंने जो साड़ी निकाली थी वो शारदा भाभी ने पहनने से मना कर दी और मुझे अपनी ये इतनी सुंदर साड़ी दे दी। अच्छा, उन्होंने आपको ये नई साड़ी दे दी? कमाल है। वैसे ये ना कोई खास साड़ी है नहीं, पर इस साड़ी के मैचिंग का एक सेट है मेरे पास, मैं अभी निकाल कर दिखाती हूँ। अच्छा, दिखाओ तो। शिल्पी फटाफट अपनी अलमारी खोलकर देखती है और उसमें से अपना लाखों का सेट निकालती है। सेट देखकर रचना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे वो इतना सुंदर हार, अगर इसे मैं पहनकर चलेगी तो सब मुझे ही देखते रह जाएंगे। ये लो भाभी, आप इसे पहनो, पूरे 5 लाख का हार है। वैसे मैं किसी को नहीं देती, पर आप पहन सकती हो। साड़ी वाड़ी का क्या है, वो तो कोई भी दे देता है। हाँ शिल्पी, बिल्कुल सही कहा तुमने, पर अब इस सेट के साथ ये भाभी की साड़ी तो एकदम फीकी दिख रही है।
ये सेट तो तुम्हारी साड़ी के लायक है। सच में भाभी, मेरी साड़ियाँ इतनी सुंदर होती है क्या? और नहीं तो क्या शिल्पी, तुम किसी भी फंक्शन में जाती हो ना तो सब तुम्हें ही दिखते रहते हैं। अरे भाभी आप भी ना। वैसे अगर आपको मेरी साड़ी में से कोई लेनी है तो ले सकती हो। देखो सब सामने अलमारी में टंगी है। अरे नहीं नहीं, तुमने इतना महंगा सेट दे दिया, वो कम है क्या? अरे भाभी इतना मत सोचो, आप भी तो मेरा मेकअप करते हो, मेरी हेल्प करते हो। अब ले लो ना आपको जो भी पसंद है। अच्छा, अब जब तुम इतना बोल रही हो तो देख लेती हूँ। रचना शिल्पी की अलमारी में उसकी साड़ियाँ देखने लगती है। शिल्पी के पास तो एक से बढ़कर एक साड़ी होती है, जिसके सामने शारदा की दी साड़ी एकदम फीकी लग रही थी। रचना अलमारी में से एक बड़ी ही सुंदर साड़ी निकालती है। हाँ भाभी ये बहुत सुंदर है, आप इसी को पहन कर जाना। और अब आप ना जल्दी से तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाओगी। चलती हूँ मैं। शारदा की दी साड़ी वहीं पड़ी रह जाती है और रचना तैयार होकर फंक्शन में निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जब शिल्पी अपने कमरे को समेट रही थी, उसका ध्यान शारदा की साड़ी पर पड़ता है। और ये साड़ी तो यहीं रह गई। एक काम करती हूँ, उनको वापस दे आती हूँ, बेकार में मुझसे गंदी बंदी हो गई तो और दिक्कत। शिल्पा अपनी जेठानी शारदा की साड़ी उनको जाकर दे देती है, पर शारदा साड़ी देखकर बड़ी हैरान हो जाती है। ये साड़ी तो अभी रचना मांग कर लेकर गई थी, तो तुम्हारे पास कैसे? मांग कर? वो तो बोल रही थी आपने जबरदस्ती दी है। अरे मैं क्यों जबरदस्ती दूंगी अपनी नई साड़ी? उसने मुझे आकर बोला उसके पास कोई ढंग की साड़ी नहीं है और खुद मुझसे मेरी साड़ी मांग ली। ऐसा है तो वो मेरी साड़ी और हार क्यों पहन कर गई है? पहले मुझसे साड़ी ली, फिर वही साड़ी तुम्हारे पास जाकर दिखाई ताकि उसे देखकर तुम भी उसे कुछ देने लगो। ये रचना हम दोनों को कहीं पागल तो नहीं बना रही? तुम्हारी तो वो इतनी बुराई करती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि वो थोड़ी देर बाद कैसे तुमसे हंसकर बोल लेती है। अरे तो आपकी कौन सा वो तारीफ करती है? कल ही बोल रही थी मुझे शारदा भाभी ने सब्जी में इतना ज्यादा लहसुन डाल दिया कि खाई नहीं जा रही थी। फिर भी मुझे बोलना पड़ा, भाभी खुशबू इतनी अच्छी है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा। अरे हाँ, उसने ऐसा ही बोला था बिल्कुल। मुझे कैसे पता ये बात? मैं तो वहां थी भी नहीं। अरे पर वो तो मुझे ये भी बोल रही थी कि तुम रोज रोज उससे अपने बाल बनवाती हो और उसका सारा काम रह जाता है। हे भगवान, वो तो खुद आई थी मेरे पास और मेरे बाल बनाने लगी थी। तो तुम भी अब ये सोचो ना कि मुझे ये बात कैसे पता, जबकि मैं तो तुम्हारे कमरे में आई नहीं थी। ये रचना भाभी कभी इधर कभी उधर का खेल खेल रही हैं। दोनों की तरफ रहकर अपना फायदा कर रही हैं और हम आपस में एक दूसरे के बिन बात के बुरे बने हुए हैं। मुझे तो उसी दिन से शक हो गया था जब उसने मुझे कहा कि मैं छत पर गई नहीं और तुमने उसे खुद ऊपर से आते देखा था। हाँ मैंने सच में देखा था और उन्होंने मुझे छत पर जाने ही नहीं दिया। क्योंकि पूरी छत पर मेरे बनाए पापड़ जो उड़ रहे थे, उसकी चोरी पकड़ी जाती ना कि आखिर उसकी आंखों के सामने भी नुकसान कैसे होने दिया उसने। भाभी आप ना सही कहती हो। वैसे तो पूरा दिन मेरे कमरे में रहती है, पर कल पूरा दिन नहीं आई। अरे कल तो मेरे कमरे में थी ना, मेरे बेड के कपड़े रखवा रही थी। फिर बोली कि इतनी गर्मी से उसे चक्कर आ रहे हैं तो मैंने एसी चला दिया, फिर जाकर उसे आराम पड़ा। अच्छा तो अब मैं समझी कल वो मेरे कमरे में क्यों नहीं आई। कल मुझे थोड़ा जुकाम था तो मैंने एसी बंद रखा था। मतलब वो मेरे कमरे में एसी की वजह से आती हैं और पूरा दिन कभी आपके पास तो कभी मेरे पास, पर अपने कमरे की लाइट की पूरी बचत। अरे वो तो कपड़ों की भी बचत कर रही है और मेरे खाने की झूठी तारीफ कर करके मुझसे रसोई का शाम का सारा काम करवा लेती है। अब हमें इन्हें सबक सिखाना चाहिए। बहुत फ़ायदा उठा लिया इन्होंने हमारा। अब हमारी बारी है, इनसे काम भी करवाएंगे और सबक भी सिखाएंगे। हाँ आज आने तो इसे, दोनों मिलकर बताएंगे फिर इसे। रचना देर रात घर वापस आती है। अगले दिन वो हमेशा की तरह एसी में बैठने के लिए शिल्पी के कमरे में जा रही थी, तभी शिल्पी ही सामने से आ जाती है और उसके कमरे में आकर बैठ जाती है। अरे मैं तो आ ही रही थी, तुम क्यों आ गई? अरे भाभी आप तो हमेशा ही परेशान होती हो। मैंने सोचा मुझे ये सूट के दुपट्टे में लेस लगवानी है तो क्यों ना यहीं ले आओ। अच्छा ठीक है, लाओ मैं लगा देती हूँ। भाभी आप गर्मी में कैसे बैठी हुई हो? आपको तो गर्मी से दाने हो जाते ना। लाओ मैं एसी चला देती हूँ। अब रचना मन ही मन शिल्पी को कोसने लगती है और बार बार अपने एसी की तरफ देखती रहती है। जल्दी से काम निपटाने के बाद वो बाहर जाकर टीवी देखने बैठती है, तभी वहाँ उसकी जेठानी शारदा आ जाती है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो?
जल्दी रसोई में जाओ और रात के खाने की तैयारी करो। माँ जी आते ही खाना मांगती है। खाना? आप खाना नहीं बना रहे भाभी? अरे मुझे ज़रा मार्केट जाना है कुछ काम से। वैसे भी अब तुम्हारी उंगली तो एकदम ठीक है, हैं? तुम जल्दी जाओ और खाने की तैयारी कर लो। और हाँ, अपना फेवरेट रायता बनाना मत भूलना। हाँ। शारदा इतना बोलकर वहां से निकल जाती है और रचना की तो आफत आ जाती है। अगले दिन से शारदा अब बस अपने हिस्से का काम करती और शिल्पी भी रोज पहले से पहले रचना के कमरे में आकर बैठ जाती, जिस वजह से उस महीने रचना के कमरे का बिल एकदम पार हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर इन दोनों को अचानक क्या हो गया? पहले तो इतनी आसानी से बेवकूफ़ बन जाती थी, पर अब तो इतनी चालाक हो गई है कि पूछो मत। अरे रचना भाभी, वो उस दिन आप साड़ी लाई थी ना, ज़रा मुझे देना। मुझे ना मंदिर जाना है तो आज वही पहन कर जाऊंगी। अरे पर वो तो मेरी नई साड़ी है। अरे तो इसने भी तो तुमको अपनी नई साड़ी और लाखों का हार दिया था, आज तुम दे दो। इनको क्या हो गया है? ये अपने दुश्मन की तरफदारी क्यों कर रही हैं? जल्दी दो ना, मुझे मंदिर जाना है। वो मुझे ना कल ही एक पंडित जी ने कहा था कि हमें अपने कपड़े ना किसी को देने नहीं चाहिए और ना किसी के पहनने चाहिए। मैं नहीं चाहती कि बेकार में तुम मेरी साड़ी पहनो और फिर कुछ हो जाए तो। ऐसी बात है तो भाई आज के बाद हम में से कोई किसी से कुछ लेगा नहीं, कुछ देगा नहीं। हाँ भाभी, आप भी अभी के अभी मेरे सारे कपड़े दे दो। बेकार में मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कुछ हो। हाँ रचना, जल्दी करो, दे दो उसे। रचना की चाल खुद पर ही भारी पड़ जाती है। उसको अलमारी से शिल्पी के सारे कपड़े वापस करने पड़ते हैं। ये मेरे साथ सब उल्टा क्यों हो रहा है? सारे के सारे कपड़े देने पड़ रहे हैं। शिल्पी अपने सब कपड़े उठाकर वहां से चल देती है। शारदा भी रचना को खाने का बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। उनके जाने के बाद रचना अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। अब कोई चालाकी नहीं करूंगी। बहुत बना लिया दोनों को बेवकूफ़। अब लगता है मेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। शारदा और शिल्पी अब एक हो जाती हैं और दोनों मिलकर रचना को रोज ऐसा सबक सिखाती कि वो आगे से दोनों में से किसी को भी किसी के खिलाफ भड़काना भूल जाती है और ना किसी का कोई फायदा उठा पाती है।